नमस्ते, मैं हूं शिवम। आप सभी का बहुत स्वागत है। जंतर मंतर का प्रोटेस्ट खत्म हुआ तो जेन जी की बात शुरू हुई। सिस्टम हिल गया और पूरा सिस्टम डैमेज कंट्रोल का एक भद्दा नाटक कर रहा है। सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री अब रील बना रहे हैं, ट्रेंडी ऑडियो, स्माइलिंग फेस और एक परसेप्शन कि सिस्टम युवाओं के लिए संवेदनशील हो गया है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ? अगर आपको लगता है कि ये बेरोजगारी या कुछ लाख फॉर्मल नौकरियों का मुद्दा था, नीट का मुद्दा था, शिक्षा का मुद्दा था, तो आप वही देख रहे हैं जो ये इकोसिस्टम आपको दिखाना चाहता है। ये सिर्फ एक डिजिटल पेन किलर है, एक ऐसा मृग तृष्णा यानी मिराज जिसे आपके गुस्से को शांत करने के लिए डिजाइन किया गया। लेकिन कैमरे के पीछे बंद कमरों में आपकी और आने वाली पीढ़ियों की बर्बादी का जो असली ब्लूप्रिंट लिखा गया है, वो किसी रील में नहीं दिखेगा। मैं आपको कोई पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं देने जा रहा हूं। आज इस रिपोर्ट में हम डिकोड करेंगे उस अदृश्य सिंडिकेट को जिसने भारत के कैपिटलिज्म को एक फैक्ट्री से निकालकर विशुद्ध सट्टेबाजी और ब्याज के धंधे में धकेल दिया। आप रिजर्व बैंक और टॉप फाइनेंशियल जर्नल्स का डेटा भी देख सकते हैं, जो साबित करता है कि आप एक नागरिक नहीं बल्कि 170 लाख करोड़ के सट्टा बाजार का कच्चा माल है। इस फ्रॉड की शुरुआत होती है एक बड़े ही बुनियादी झूठ से। आप कॉलेज जाते हैं, लाखों की फीस भरते हैं इस उम्मीद में कि डिग्री मिलेगी तो नौकरी मिलेगी। लेकिन इकोनॉमिक्स का एक सीधा सा उसूल है कि नौकरी तब मिलेगी जब देश में फैक्ट्रियां लगेंगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, रियल एसेट्स क्रिएट होंगे। लेकिन भारत में जो हो रहा है वो ग्लोबल इकोनॉमी का सबसे डार्क केस स्टडी है। हम इसे रेंटियर इकोनॉमी या साहूकार कैपिटलिज्म कह सकते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया आपको बताएगा कि विदेशी निवेश आ रहा है, स्टार्टअप बन रहे हैं, लेकिन वो आपको ये नहीं बताएंगे कि भारत की बड़ी कंपनियां अब सामान नहीं बना रही, वो सिर्फ पैसा बना रही हैं, और वो भी हवा से। हिंदुस्तान टाइम्स की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है, शायद आपने पढ़ी भी हो। उसने एक ऐसा सच खोला जिसने नीति निर्माताओं के बीच सन्नाटा खींच दिया। डेटा देखिए आप। 2012-13 में भारत की टॉप कंपनियों की कुल कमाई में उनके असली कोर बिजनेस यानी जो सामान वो असल में बनाते हैं उसका हिस्सा 57.3% था। आज 26 आते आते यह हिस्सा गिरकर सिर्फ 45.4% रह गया। तो फिर ये कंपनियां और इनके अरबपति मालिक पैसा कहां से कमा रहे हैं? जवाब है शेयर बाजार का सट्टा, ब्याज और प्रॉपर्टी का किराया। इसे कहते हैं इकोनॉमी का वित्तीयकरण, फिनेंशियलाइजेशन। 100 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले इस देश के सुपर रिच लोगों का बिजनेस इनकम का कैपिटल इनकम का अनुपात जो रेशियो है वो 8 से गिरकर 2.4% हो गया है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका सीधा मतलब है कि देश के सबसे अमीर लोग अब रिस्क लेकर उद्योग नहीं कर लगा रहे। सरकार ने 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% और नई कंपनियों के लिए 15% कर दिया था। तर्क क्या था कि टैक्स कम होगा तो ये अरबपति बचा हुआ पैसा फैक्ट्रियों में लगाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। लेकिन इन्होंने वो पैसा फैक्ट्रियों में नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री लगाने में लेबर लॉज का पालन करना पड़ता है, रिस्क होता है, स्ट्राइक का डर होता है। इसके बजाय इन अरबपतियों ने अपना पैसा सीधा शेयर बाजार और ब्याज के सट्टे में डाल दिया, बिना कोई नई नौकरी पैदा किए। ये और अमीर हो गए और आप जंतर मंतर पर धक्के खा रहे हैं, आपके बच्चे धक्के खा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ कॉर्पोरेट का लालच का मामला है जो मैं बता रहा हूं, इसमें आपका क्या नुकसान है? अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ अमीर और गरीब के बीच की खाई का मामला है, खाई का मसला है, तो एक बार ध्यान से सोचिए। ये एक सिस्टमिक डेथ स्पाइरल है। ये कंपनियां फैक्ट्रियां क्यों नहीं लगा रही? इसका सबसे डरावना जवाब आपकी अपनी जेब में है। जब देश की 90% नौकरियां इनफॉर्मल हो चुकी हैं, जहां कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, और जो बची हुई 10% फॉर्मल नौकरियां हैं, उनमें भी इन्फ्लेशन के मुकाबले रियल वेजेस घट रही है, तो बाजार से सामान खरीदेगा कौन? सिस्टम को बहुत अच्छी तरह पता है कि आम भारतीयों की क्रय शक्ति, अंग्रेजी में परचेजिंग पावर, खत्म हो चुकी है, और जो गिने चुने प्रॉफिटेबल सेक्टर बचे हैं उन पर ओलिगोपॉली का कब्जा हो गया है। ओलिगोपॉली यानी किसी भी सेक्टर में सिर्फ 2 या 4 बड़े खिलाड़ियों का वर्चस्व। टेलीकॉम, एविएशन, पोर्ट, रिटेल, हर जगह
सिर्फ चंद नाम आपको मिलेंगे। जब कंपटीशन ही खत्म हो गया तो कोई भी बड़ा उद्योगपति नया इनोवेशन या नया निवेश क्यों करेगा? शेयर बाजार रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है इस देश में, जीडीपी का आंकड़ा चमकाया जा रहा है इस देश में, लेकिन ग्राउंड जीरो पर युवाओं के लिए फॉर्मल नौकरियों का अकाल है। एक तरफ यूथ को कहा जाता है कि डिलीवरी बॉय बनना या गिग इकोनॉमी में काम करना एंटरप्रेन्योरशिप है। उन्हें 15 रुपए प्रति डिलीवरी पर 12-12 घंटे सड़कों पर दौड़ाया जाता है। और दूसरी तरफ सरकार के मंत्री सोशल मीडिया पर ट्रेंडी रील्स बनाकर ये परसेप्शन सेट कर रहे हैं कि सब कूल है। ये कूल नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी का मानसिक और आर्थिक कत्ल है। जब क्रय शक्ति खत्म होती है तो इकोनॉमी कोलैप्स होनी चाहिए, लेकिन भारतीय इकोनॉमी कोलैप्स क्यों नहीं हो रही? ये सवाल आपके जहन में होगा। अगर नौकरियां नहीं हैं, सैलरी नहीं बढ़ रही, तो मॉल्स में भीड़ क्यों है, गाड़ियां क्यों बिक रही हैं? इसका जवाब मैं आपको आगे दूंगा, और वो जवाब आपके रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। पहले आप ये समझिए कि खेल कहां से खेला जा रहा है। इकोनॉमी को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दे रही है ये सरकार, और उस ऑक्सीजन का नाम है डेट, हिंदी में कर्ज। जो मैंने एक स्टोरी भी की है, कर्ज लीजिए और घी पीजिए। शुरुआत में मैंने आपसे आरबीआई के डेटा के बारे में बात की थी। ये डेटा भारतीय रिजर्व बैंक का रिटेल लोन से जुड़ा हुआ डेटा है। आज भारत का कुल रिटेल लोन मार्केट 170 लाख करोड़ पार कर चुका है। 170 लाख करोड़। एक दशक पहले जब कोई आम भारतीय लोन लेता था तो वो उस लोन को होम लोन में लगाता था, घर में जमीन खरीदने में, यानी एक एसेट बना रहा होता था जिससे उसका भविष्य सुरक्षित होता था। लेकिन आज कंजम्पशन लोन यानी खाने पीने, कपड़े, छुट्टियां मनाने और डेली खर्च का कर्ज 34% से बढ़कर 51% हो गया। जेनजेड आज नौकरी पर जाने के लिए बाइक का लोन नहीं ले रहा है, वो अपनी हताशा, अपनी बेरोजगारी के डिप्रेशन को छुपाने के लिए ईएमआई पर 1 लाख का आईफोन और गैजेट ले रहा है। बिना गारंटी वाले अनसिक्योर्ड लोन जिन पर 18% से 36% तक भयानक ब्याज लगता है, वो कुल लोन पोर्टफोलियो में 4% से बढ़कर 21% हो गए इस देश में। बैंक अब इकोनॉमी में नए लोगों को लोन नहीं दे रहे हैं, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। इसके बजाय वो उन्हीं पुराने ग्राहकों को जिनकी सैलरी नहीं बढ़ रही, क्रेडिट कार्ड पर क्रेडिट कार्ड देकर कर्ज के दलदल में धकेल रहे हैं। एक्सपर्ट भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। भारत के पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और ग्लोबल इकोनॉमिस्ट बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि सरकार और कंपनियों का सारा रिस्क अब सीधे आम परिवारों के कंधों पर डाल दिया गया है। सुपर रिच सुरक्षित हैं, सिक्योर, उनके पास एसेट है। अगर इकोनॉमी डूबती भी है तो उनके पास बॉन्ड्स और रियल एस्टेट का किराया है। लेकिन आपके पास क्या है? आपके पास सिर्फ अगले महीने की ईएमआई है। अब यहां सरकार के स्पोक पर्सन, वित्त मंत्रालय के अधिकारी और न्यूज चैनल के एंकर्स चिल्ला चिल्लाकर आपको एक डिफेंस, एक बचाव पेश करेंगे। वो कहेंगे कि मैं निगेटिविटी फैला रहा हूं, हमारा टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया, जीडीपी 7% से ग्रो कर रही है, विदेशी निवेशक भारत पर बुलिश हैं, और देखो जिन जीरो बैलेंस अकाउंट की मैं बात कर रहा हूं, कहेंगे कि उसमें तो पैसा जमा हो रहा है। बिल्कुल सही बताते हैं वो। मैं उनके आंकड़ों को झूठ नहीं कहूंगा, लेकिन चलिए इन आंकड़ों का ही पोस्टमार्टम करके देखते हैं। जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन ये कौन सी ग्रोथ है? इसे इकोनॉमिक्स में के शेप्ड रिकवरी कहते हैं। के का जो ऊपरी हिस्सा है, यानी टॉप 5% आबादी, कॉर्पोरेट्स, रेंटियर्स, सट्टेबाज की वेल्थ रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है। लग्जरी कारों की रिकॉर्ड सेल हो रही है। लेकिन के का जो निचला हिस्सा है, यानी भारत की 95% आबादी, जिसमें वो जेन जेड भी शामिल है, जो जंतर मंतर पर लाठियां खा रहा है, उनकी इनकम नीचे गई है। एफएमसीजी कंपनियां, चाहे वो साबुन बेचती हो, तेल, बिस्किट, कुछ भी, उनका वॉल्यूम ग्रोथ क्रैश हो चुका है। इसका मतलब है कि गरीब आदमी ने 10 रुपए का बिस्किट खरीदना भी कम कर दिया है। और जो टैक्स कलेक्शन की बात है, सरकार बार बार बताती है। आपको क्या लगता है कि सरकार का खजाना कौन भर रहा है? कॉर्पोरेट टैक्स तो सरकार ने खुद कम कर दिया। आज भारत सरकार के कुल टैक्स रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा इनडायरेक्ट टैक्स, यानी उसकी जो जीएसटी है, और फ्यूल टैक्स, पेट्रोल डीजल पर टैक्स से आता है। यानी जब एक अरबपति 5 करोड़ की गाड़ी खरीदता है और एक बेरोजगार युवा 100 रुपए का पेट्रोल अपनी मोटरसाइकिल में भरवाता है डिलीवरी करने के लिए, तो बोझ किस पर ज्यादा आता है? ये डिफेंस नहीं है,
ये इस बात का सबूत है कि सिस्टम ने आपको सिर्फ एक टैक्स पेइंग कंज्यूमर मशीन बना दिया है, जिसे जिंदा रखने के लिए सिर्फ क्रेडिट का इंजेक्शन मोदी जी की सरकार लगातार आपको लगा रही है। सिस्टम ने बड़ी चालाकी से अपना रिस्क आपके कंधों पर ट्रांसफर कर दिया। कॉर्पोरेट अब रिस्क लेकर फैक्ट्री नहीं लगाते, वो महफूज रहकर एसेट क्रिएट कर रहे हैं, एसेट में पैसा लगा रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप बिना नौकरी के अपनी बुनियादी जरूरतों और झूठी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए इस 170 लाख करोड़ के ईएमआई मैट्रिक्स में फंस चुके हैं। जब तक ये देश सप्लाई ड्रिवन यानी सिर्फ कंपनियों को छूट देने वाला मॉडल जो है उससे हटकर डिमांड ड्रिवन यानी आम आदमी की जेब में असली फॉर्मल जॉब्स और पैसा डालने वाले मॉडल पर नहीं आएगा, तब तक ये 170 लाख करोड़ का गुब्बारा और बड़ा होगा। तो अब सवाल यह है कि आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले इस इल्यूजन से बाहर निकलिए कि किसी भी प्रधानमंत्री मंत्री की रील को देखकर ये मत समझिए कि वो आपके भविष्य को लेकर सीरियस है। दूसरा, अपने पर्सनल फाइनेंस में एक सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए। कंजम्पशन लोन यानी अनसिक्योर्ड लोन, बाय नाउ पे लेटर का फौरन बहिष्कार करें। ये कर्ज आपको मॉडर्न स्लेव यानी आधुनिक गुलाम बना रहा है। और तीसरा, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करें। अपने स्थानीय सांसद से पूछें कि उनके क्षेत्र में पिछले 5 सालों में कितनी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी हैं और उनमें कितने लोकल युवाओं को फॉर्मल पेरोल पर रखा गया है। सवाल पूछा कीजिए, पूछना शुरू करिए, कि जब तक आप चुप हैं ये लोग रील बनाते रहेंगे और आपकी साइलेंस को रजामंदी मान लेंगे। जिस दिन ये 170 लाख करोड़ का गुब्बारा फटेगा, उस दिन भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सुनामी आएगी उसमें बड़े बड़े बैंक्स तो सरकार के बेल आउट पर बच जाएंगे, उनको बेल आउट दे देगी, लेकिन आपको बचाने कोई रील नहीं आएगी। आपको खुद अपनी ढाल बननी होगी। डेटा आपके सामने है, फैसला आपको करना है कि आपको एक नागरिक बने रहना है, सिटीजन, या एक सट्टेबाज इकोनॉमी का कच्चा माल आपको बनना है। कल मैं आपको जेन जी की एक और रिपोर्ट दिखाऊंगा, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। चुनाव है कुछ दिनों बाद उस स्टेट में जहां की वो रिपोर्ट है। बहुत शुक्रिया, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं।